ले डाउन कर है। जो लैंडमार्क जजमेंट्स है ना, वो भी क्या होती है कि कोई जब नया लॉ ले डाउन करती है तो ही वो लैंडमार्क होती है ना। इस तरह ही क्या हुआ है, जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए ना, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो ही रिपीट होंगे अभी आने वाले कई एग्जाम्स में ना। बार बार चेंजेस इंट्रोड्यूस होंगे, चाहे प्रीलिम्स में है चाहे मेंस के क्वेश्चंस है, क्योंकि उनका फोकस अभी इन चीजों पे ही होगा अगर कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव से देखें। ठीक है ना। सेक्शन वाइज देखेंगे तो सेक्शन का तो होगा ही सब्स्टिट्यूट, पर उनका जो मैक्सिमम फोकस होगा कि चेंजेस क्यों आए हैं, इसकी स्पिरिट क्या है। कोई आपको प्रिंसिपल फॉर्म में दे दिया, कोई जजमेंट की लाइन ही निकाल के दे दी जो कि उस चेंज का बेस बताया है, उसका पर्पस बताया है। ठीक है ना। तो आपको कहेंगे क्रिटिकली एग्जामिन। तो इस इस बार तरह सर, इस बार एबी में आए थे सर ये क्वेश्चन की, मतलब क्या क्या मतलब चेंजेस हुई हैं। दो चार क्वेश्चन मैंने देखे थे सर, आए थे ये किसमें। एआईबी में सर। हाँ एआईबी में तो, हाँ एआईबी तो बहुत स्मार्ट, तो बड़े में भी आएंगे, सही है, आएंगे क्वेश्चन, तो ये तो बेस ही है एक्चुअल में ना। वो तो क्या बेस है। बस ये पढ़ लिया तो बच्चे ने, बाकी सेक्शन ही रहेगी ना बच्चे के जो उनसे पढ़ने वाला। ठीक है नाउ, कोई बात नहीं, अब मैं आपसे जो एपीओ के लिए वी कैन हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन दिस ऑल्सो। ठीक है ना। जो व्हेन यू प्रिपेयर ना, तो मेरे को डू टेल मी, कोई बात नहीं, आई विल टेल यू, गिव यू अ रोड मैप, हैविंग कंसीडर्ड आपका सिलेबस ना, जो उनसे। एक मिनट, लेट मी सी what we have done, what we have done so far is, अभी हमने, आपने, बस मैं आपको एक तरीका ही बताता हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग में इशू आता है, तो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी भी कुलीग के साथ, जो भी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि कंसेप्ट को जितना डिस्कस करोगे ना उतना ज्यादा दिमाग में फीड होगा जो उनसे है। ठीक है ना। तो आप उसके साथ डिस्कस भी कर सकते हो, उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरे को ये समझाओ या ये समझाओ। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में भी वो चीजें पक्की हो जाएगी जो उनसे है। ठीक है ना। जैसे हमने एविडेंशियली वैल्यू पूछा, सेक्शन 8 पे डिस्कशन कर ली, इससे आपको पढ़ाई बोझ भी नहीं लगेगी, यू विल इंजॉय द स्टडी जो उनसे है ना। बहुत अच्छा, कोई फोन पे बात हो रही है 10 मिनट, चलो दूसरी बात होगी, अपनी फैमिली की बात होगी पर्सनल, 10 मिनट कंसेप्ट पे बात कर लिया जो उनसे, इससे आपको बोझ भी नहीं लगेगी पढ़ाई, और आपको ऐसा लगेगा जैसे हम इंजॉय कर रहे हैं, यू विल इन्वॉल्व इन द स्टडी जो उनसे। नाउ कम टू, वी हैव डन एवरीथिंग ऑन एफआईआर, जो भी हमने एरियाज लिखे थे। हम जैसे, चाहे वो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन है, चाहे वो इंग्रेडिएंट्स के फॉर्म में है, जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, एंटी एफआईआर है, वेदर एफआईआर इज अ प्रिविलेज डॉक्यूमेंट। ठीक है ना। एविडेंशरी वैल्यू है जो सा, टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन है, ये सभी हमने कॉन्सेप्ट है जो सा वी हैव डन। डिले का कॉन्सेप्ट है। अब एविडेंशरी वैल्यू को वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन। नाउ वी आर गोइंग टू, देखो ये टॉपिक तो वैसे तो ब्रीफ में भी बताया जा सकता है, बट क्योंकि इस बार कुछ चेंजेस लेके आए हैं इस टॉपिक में, दैट्स व्हाई आई फील कि इट शुड बी कंसेप्चुअली डिस्कस्ड जो सा है। रेमेडीज फॉर नॉट लॉजिंग द एफआईआर, रेमेडीज फॉर नॉट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। मेरे से ना आप पंकज जी सेपरेटली डिस्कस कर लेना एपीओ का आपका, जब आप करने बैठो ना, तो हम देखें ना क्या बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, कम से कम दिनों में हम डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि एपीओ मेरे को थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा इसका एक्चुअल में ना, सिलेबस वगैरह, कि उसके लिए आई कैन सजेस्ट यू द बेस्ट सोर्स ऑल्सो जो है, कि किस चीज को प्रेफर करना है, किस चीज को नहीं करना। यस सर। और हिमाचल के लिए अगर आप कर रहे हो, तो आपको लोकल लॉज वगैरह की अगर हेल्प चाहिए, देन यू कैन ऑल्सो टेल मी जोन से, क्योंकि बाकी तो आप मेरे को पता मिल ही जाएगा आपको, लोकल लॉज किसी को नहीं मिल रहे जोन से ना इजीली, तो दैट विल गिव यू अ बूस्ट ऑल्सो। नाउ कम्स टू रेमेडीज फॉर, देखो क्या, एक तो जुडिशियल रेमेडी है, एक एग्जेक्टिव रेमेडी रहती है। समझते हो जुडिशियल एग्जेक्टिव का मतलब। जुडिशियल का मतलब है रेमेडी थ्रू कोर्ट,
और एग्जेक्टिव का मतलब है रेमेडीज थ्रू एग्जेक्टिव मीन्स ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है जी। यस सर। ये तो ना समटाइम्स लिखने में ऐसा आपको भी लगेगा कि एग्जेक्टिव, देखो आप पहले ना बेयर एक्टिव खोल लो। देखो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, क्योंकि देर इज नो नीड टू चार्ट ड्रॉ चार्ट ऑल दोस फॉर्मेलिटीज, बिकॉज आई कैन एक्सप्लेन इन दैट वे ऑल्सो बेटर। जो है, देखो सबसे पहले प्रोसीजर क्या है ये आपको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन विल गो टू द रजिस्टर एफ आई। एफ आई आर इज अ स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद कमीशन ऑफ अ कोग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है ना। जो इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज एन इंफॉर्मेशन दैट रिलेट्स टू द कमीशन ऑफ अ कोग्निजेबल। इंफॉर्मेशन है, इट इज अ फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट इज अ it relates to commission of cognizable. What is cognizable offense? That is defined in section 2, and what are the cognizable offenses that is provided in schedule. Okay. Now अब हमने एफआईआर की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें क्या लिखा है? शैल यूज किया ना, 3 जगहों पे हमने इंग्रेडिएंट देखे हैं। पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर, दैट वी हैव डिस्कस। अब देखो अगर पुलिस ऑफिसर रजिस्टर नहीं कर रहा है, कल हमने उसकी पेनल्टीज भी डिस्कस कर ली है कि क्या क्या उसके पनिशमेंट है एफआईआर, नो लॉजिंग ऑफ एफआईआर। बट पर्सन के पास क्या रेमेडी? जब पर्सन की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं हुई थी, जो है दैट रिलेट्स टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, व्हाट इज द एक्चुअल रेमेडी अवेलेबल टू हिम? ठीक है ना। व्हाट इज द एक्चुअल रेमेडी अवेलेबल टू हिम? तो उस सिचुएशन में क्या है कि सबसे पहले क्या है, ही विल गो टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी को पास, जो होगा। ठीक है ना। इन राइटिंग बाय पोस्ट, जो है। अगर वो भी नहीं, अब आप एक बार बियर एक्ट ही खोल लो अपना अपना। दैट इज मोर, अब आज हमको थोड़ा थोड़ा बियर एक्ट रीडिंग करनी पड़ेगी। मेरे को लगता है इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्टली टेल यू। वैसे आपको पता है, आपको पता है जी, पहले आप बताओ शीतल जी, आपको पता है रेमेडीज क्या क्या होती है? नो सर। पढ़ा नहीं? ये मैंने क्लास में तो करवाई है शायद, वहां पे। कोई बात नहीं। देखो अगर नहीं पता तो देन आई कैन टेल यू बेटर, जो होता है। पहले तो पर्सन क्या करता है, एसपी के पास जाता है, जिसको हम बोलते हैं एग्जेक्टिव रेमेडी। जिसको हम बोलते हैं एग्जेक्टिव रेमेडी, मतलब वो किसी जुडिशियल अथॉरिटी के पास नहीं जा रहा। अगर उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है तो ही कैन गो टू द एग्जेक्टिव। अपने जो उसका सीनियर ऑफिसर है, जो एसएचओ का सीनियर है, उनके पास जाएंगे कि देखो हमने कोग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी थी, जो है, और दिस पर्सन इज नॉट लॉजिंग दैट है, जो है। उसके बाद क्या हुआ, जब भी एसपी अगर या तो खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट कर देगा, जो उनसा है, या फिर वो रजिस्टर एफआईआर के लिए डायरेक्ट नहीं करेगा, जो है। उस सिचुएशन में क्या है, द पर्सन कंसर्न कैन गो टू द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, है। अब ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वाला कंसेप्ट है ना, इसमें चेंजेस, इसमें ही चेंजेस है इस बार, जो है। पहले क्या होता था, दिस वाज थ्रू द जुडिशियल प्रेसिडेंट, दिस वाज थ्रू द जुडिशियल प्रेसिडेंट। मतलब हम कहते थे कि पर्सन कैन गो टू द मजिस्ट्रेट अंडर, आप अपना, आपके पास बेयर एक्ट है ना बीएनएसएस का, पंकज जी, शीतल जी, अनिकेत जी। यस सर। यस सर। तो आप अपना पुराने वाला भी खोल के रखो, पुराने वाला क्योंकि 156 सबसेक्शन 3 है और नए वाला 175, सो दैट आई कैन शो यू द कंपैरिजन आल्सो, जो है। सो दैट आई कैन शो यू कंपैरिजन आल्सो, बोथ द बेयर एक्ट शुड बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ कम टू सेक्शन 174, जिसको जो मैं वर्ड्स बोलता हूँ ना, उनको हाईलाइट कर देना, जो है। जो मैं आपको कहता हूँ ना, इसको हाईलाइट कर लो या इसको अंडरलाइन कर लो, आप इनको हाईलाइट या अंडरलाइन करना, जो है। कम्स टू रीड सेक्शन 173 सबसेक्शन 4, जो होता है। ठीक है ना। हमने क्या कहा अभी, पहले पर्सन कहां पे जाएगा, टू द एसएचओ। एसएचओ में कहां पे जा रहा है, 173 में आप देखोगे, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ अ कोग्निजेबल ऑफेंस irrespective of the area where the offense is committed may be given orally by electronic communication to an officer in charge of the police station। ठीक है। टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, इसलिए कौन होता है, ये एसएचओ होता है। कोई भी ऑफिसर इंचार्ज हो सकता है अबव द रैंक ऑफ, जो सिंगल स्टार होता है ना एएसआई से, एएसआई हाँ से जी। आप किसी को भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन बना सकते हो, जो सा है। ठीक है ना। तो ये ऑफिसर इंचार्ज एएसआई भी हो सकता है, सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है डबल स्टार वाला, और या इंस्पेक्टर भी हो सकता है ट्रिपल स्टार वाला, जो है।
ठीक है ना। तो दिस इज द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन आपकी एफआईआर को वहां पे लिखे ना ओरली, ओरली, एंड इफ गिवन ओरली इट शैल बी, ठीक है ना, शैल है ना, इट शैल बी मीन्स इट इज मैंडेटरी। अब आप उसमें आप नेक्स्ट पॉइंट पे आओगे, बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी, ठीक है ना। तो क्या चीज है, कंडीशन क्या है कि देयर शुड बी सम इंफॉर्मेशन, इट शुड बी रिलेटेड टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है ना। अगर ये दो इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपको एफआईआर लॉन्च करनी ही पड़ेगी, इट शैल बी। बट अगर नहीं करते हैं तो उनके लिए तो पनिशमेंट तो है ही, प्लस पर्सन को भी तो रेमेडी देनी है ना, क्योंकि ऑफेंस आफ्टर ऑल द ऑफेंस इज रॉन्ग इज द सोसाइटी। तो यस सर। उन्होंने एक रेमेडी के फॉर्म में अब इन्होंने सबसेक्शन 4 में कुछ इंप्रूवमेंट लाई। आप पुराने वाला भी खोल लो 154 का जोन सा है, और अब वाला भी खोल लो, ठीक है, जोन सा है। पहले अब पहले पुराने वाला पढ़ते हैं, पहले पुराने वाला पढ़ते हैं, ठीक है। पहले 154 सबसेक्शन सबसेक्शन 4 पे आए। आज पढ़ा देता हूँ, कल डिक्टेशन करवा दूंगा, देखते हैं जितना भी होता है। पर लेट मी प्रोसीड लॉजिक मतलब सीक्वेंस वाइज, क्योंकि हम क्वालिटी से तो नहीं कर सकते ना कंप्रोमाइज, दैट इज द थिंग। जो चीज ये आपने सीख ली, पढ़ ली, ये आपके काम आनी है इरिस्पेक्टिव ऑफ द, कि देखो दैट्स वाई अगर आप समझ जाओगे तो कहीं ना कहीं तो यू विल फाइंड इट वैल्यूएबल, कि हाँ दिस इज समथिंग हमारे लिए, हमारे कंट्रीब्यूट कर रहा है लाइफ में। तो दैट इज द थिंग। इसलिए समझी हुई चीज कभी भी बेकार नहीं जाएगी, जोन सा है, क्योंकि नो डाउट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, जोन सा है। बट मतलब ये ना करे भगवान किसी कारण जुडिशरी में नहीं होता, बट वो आपकी नॉलेज हमेशा आपके साथ रहेगी, आप कहीं पे भी जाओगे किसी भी फील्ड में यू विल परफॉर्म एक्सीलेंट। तो इसलिए ऑलवेज चीजों को समझ के करते हैं। कम्स टू, पढ़ो सबसेक्शन 3 पढ़ो, कोई भी पढ़ो 154 का सबसेक्शन 3, ठीक है। पढ़ो जी, खोल लिया 154 का सबसेक्शन 3 सभी ने? यस सर। अनिकेत जी, शीतल जी? एक मिनट सर। बोल रखा है सर। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो। Any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station हाँ। to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information हम्म। in writing and by post to हम्म। the subordinate of to the superintendent of police concerned, who, if satisfied that such information discloses the commission of the cognizable offense, हम्म। shall rather investigate the case himself or direct an investigation to be made by an by any police officer subordinate to him हम्म। in the manner provided this code, and such officer shall have all the powers to hand officer in charge of police station in relation to that offense. देखो क्या है, अब द वर्ड दैट आई एम गिविंग यू जस्ट अंडरलाइन दैट दोज वर्ड्स। Any person aggrieved by a refusal on the part of the in charge of the police station may send substance of such information. Substance of such information should be उसके बाद इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट, ये दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट बहुत है। इट शुड बी इन राइटिंग, जो सब्सटेंस भेजेगा इट शुड बी इन राइटिंग। प्लस देखो जो पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन थी वो आप ओरल भी दे सकते थे, जो शुरू में इंफॉर्मेशन थी ना जब आप एफआईआर लॉन्च करवाने गए थे, तो दैट कैन बी रिड्यूस इनटू राइटिंग। पर जब एसपी को भेज रहे हो इट शुड बी इन राइटिंग प्लस बाय पोस्ट, इसका आपका प्रूफ रहेगा आपके पास, ये प्रूफ आगे आपके काम आएगा अभी, ठीक है ना। दिस प्रूफ विल हेल्प यू इन फर्दर, जोन से कि आपने एसपी को इंफॉर्मेशन दी थी इन राइटिंग प्लस बाय पोस्ट। हैंड का मैंने पहले भी बताया था आपको, मतलब हैंड का मतलब क्रिमिनल में जहां पे भी होता है इसका मतलब बोथ द कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड, राइटिंग में भी होनी चाहिए और पोस्ट बाय पोस्ट भी होनी चाहिए, ठीक है ना। इन राइटिंग बाय पोस्ट टू द एसपी, जो सा है, ठीक है, कंसर्न। उसके बाद हु इज सेटिस्फाइड,
who if satisfied कि information relates to commission of a cognizable offense, information discloses the commission of a cognizable shall, इधर वो तो खुद करेगा इन्वेस्टिगेट या फिर किसी और पर्सन को डिप्यूट करेगा, ठीक है। और डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय ऑफिसर पुलिस ऑफिसर subordinate to in the manner provided and the officer shall have, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट, शैल इधर इन्वेस्टिगेट हिमसेल्फ, और ये भी इंपॉर्टेंट है जो होता है, इसको भी कर सकते हो आप, इधर इन्वेस्टिगेट हिमसेल्फ और इन डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एन ऑफिसर पुलिस ऑफिसर subordinate to, देखो दिस इज द करक्ट। अब आओ आप जोन सा है सबसेक्शन 4 पे, सबसेक्शन 4 को पढ़ो। शीतल जी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। आवाज नहीं, आपकी आवाज कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है, जैसे इंटरनेट इशू हो। मेरे पास अब आवाज आई है ना, बहुत रुक के आई है। आपके पास भी ऐसी ही आ रही है पंकज जी, अनिकेत जी, जो अब उन्होंने बोला था अभी? क्लियर आ रही है। यस सर। सबसेक्शन 4 को पढ़ो। अनिकेत जी आप पढ़ो, आप एक मिनट अनिकेत जी को पढ़ने दो सबसेक्शन 4 को, 173 सबसेक्शन 4 को। Okay. Any person हम्म, aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred एक मिनट एक मिनट, जस्ट ध्यान देना। 173 में 173 सबसेक्शन 4 में वाई टू रीड इट अगेन, जो होता है जो चीज उन्होंने पढ़ दी है, आप देखो जो उन्होंने पढ़ा है ना, एज प्रोवाइडेड इन द ऑफिस ऑफ इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस, सो इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस एंड यहां से देखो जो सबसेक्शन 4 की नीचे से थर्ड लाइन है, ओके सर। ठीक है ना, एंड such officer shall have all the powers of an officer in charge of a police station in relation to that offense, failing which, यहां से इन्होंने एक नई चीज ऐड करी है जो कि पहले नहीं थी, जो है कि पहले अवेलेबल नहीं थी, failing which such aggrieved person may make an application to the magistrate, ठीक है ना। दिस लाइन वाज नॉट देयर इन द अर्लियर वेयर है ना, सीआरपीसी के, नोटिस किया शीतल जी आपने भी ये? यस सर। हाँ, तो आप इसको भी हाईलाइट करो जोन से। अब हम क्या करते थे, पहले हम बोलते थे, एक बात बोलते होते थे कि एसपी के बाद आप मजिस्ट्रेट को चला जाओगे, मजिस्ट्रेट के पास जाओगे एफआईआर को लॉन्च करवाने, हम कहते थे ना अगर एसपी नहीं करता तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाओगे। बट ये बात पता कैसे चलती थी हमको कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाओगे? ये बात लिखी कहाँ पे हुई थी पहले? सर पहले ये आई थिंक केस में मेंशन थी, ललिता कुमारी केस में मेंशन थी सर, मुझे नहीं लगता है नहीं, ये। ललिता कुमारी में नहीं, ललिता कुमारी तो वास्ट है, वो तो उसमें तो सब कुछ ही होगा मेंशन, वो तो कोई डाउट ही नहीं है जोन सा है। पर ललिता कुमारी से पहले भी केसेस आए हैं ना बहुत सारे। ललिता कुमारी तो बेसिकली मैंडेटरी नेचर के ऊपर है, बहुत सारा एफआईआर के रिगार्डिंग डिस्कस किया है ललिता कुमारी ने। भजन लाल केस सर। नहीं नहीं, भजन लाल भी नहीं है जोन सा है, ठीक है। चलो वो दैट इज नॉट अ मैटर कि पहले, हाँ ललिता कुमारी तो एक वास्ट एरिया है, बेसिकली सकीरी वासु है ना जो उनका जजमेंट जो सा है। ओके ओके। हाँ, वहां से इसका मोहम्मद याज है एक वर्सेस यूसुफ वाला केस है जो सा, ठीक है ना, वो वाला। तो वहां से इनका ट्रेंड शुरू हुआ था। देखो क्या है, पहले ये बात ना एक्चुअल में लॉ में कहीं पे भी नहीं लिखी थी, ठीक है अनिकेत जी, पंकज जी, शीतल जी, ये बात कहीं नहीं लिखी लॉ में कि आप अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है तो आप मजिस्ट्रेट के पास चले जाओगे। इट वाज थ्रू द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, इट वाज थ्रू द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जोन से जो 156 क्लोज 3 की उन्होंने इंटरप्रिटेशन करी थी। इंटरप्रिटेशन ये करी थी कि अगर पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेस टू रजिस्टर द एफआईआर ना, यू कैन गो टू द मैजिस्ट्रेट फॉर लॉजिंग द एफआईआर जोन से, क्योंकि उन्होंने शब्द क्या यूज करा है, 156 क्लोज 3 देखो आप एक मिनट, 156 क्लोज 3 देखो, इसका 156 है इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू कोग्निजेबल ऑफेंस पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है जो से, उसमें ही कहा क्या है, एनी मैजिस्ट्रेट empowered अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन जो है। सच एन इन्वेस्टिगेशन मींस इन्वेस्टिगेशन इनटू कमीशन ऑफ अ कोग्निजेबल ऑफेंस
इन्वेस्टिगेशन इनटू कमीशन ऑफ अ कोग्निजेबल ऑफेंस जोन से क्या कहते हैं, एनी मजिस्ट्रेट इंपावर्ड अंडर सेक्शन 190। 190 क्या था? 190 था कोग्निजेंस के रिगार्डिंग, कि जो मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पे या कंप्लेंट पे या इंफॉर्मेशन पे कोग्निजेंस ले सकता है किसी ऑफेंस का, वो मैजिस्ट्रेट है जोन सा, ये डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है उस ऑफेंस की डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर को। अब ये बात उन्होंने सकीरी वासु मोहम्मद एयाज में कही थी कि जब मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट कर सकता है तो इन्वेस्टिगेशन से पहले तो एफआईआर ही रजिस्टर होती है ना। इन्वेस्टिगेशन से पहले एफआईआर रजिस्टर होती है, तभी तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है ना, जो उनसे है। तो क्या क्या कहते हैं कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को बोल सकते हैं कि आप एफआईआर रजिस्टर करो और इन्वेस्टिगेट करो, जो उनसे मैजिस्ट्रेट कह सकता है। ठीक है, मैजिस्ट्रेट बोल सकता है कि यू रजिस्टर द एफआईआर एंड यू प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन। बट ये बात कहीं पे भी नहीं लिखी थी कि मैजिस्ट्रेट एफआईआर का ऑर्डर दे सकता है, जो से है। ठीक है ना, बट इट वाज इन ट्रेंड, कंटिन्यूस ट्रेंड विद जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, कि हाँ भाई मैजिस्ट्रेट, यहाँ से मैजिस्ट्रेट हमेशा ही एफआईआर का ऑर्डर देता था इस सेक्शन के तहत, और 154 में उनको एफआईआर लॉन्च करनी पड़ती थी पहले, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करते थे मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे। अब ये बात लेजिस्लेचर ने, जो लेजिस्लेचर है ना, उसने इसको एक्सप्रेसली एक्सेप्ट कर ली है, इसको एक्सप्रेसली एक्सेप्ट कर लिया बीएनएसएस ने। और ये बात उन्होंने स्पेसिफिकली 15173 जो कि एफआईआर का ही सेक्शन है, उसी में एक सीक्वेंस डाल दिया। पहले जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ था, एक सीक्वेंस बन गया था, आप देखोगे ना, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पहले ये सीक्वेंस बन गया था, आप देखोगे कि पहले पर्सन एसएचओ के पास जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। फिर जोन सा है एसपी के पास जाएगा, इन राइटिंग, राइटिंग प्लस बाय पोस्ट, वो इंफॉर्मेशन लेके, जब यहां पे भी बात नहीं बनी राइट देने के बाद, तब वो मैजिस्ट्रेट के पास जाता था, जिसको हम जेएमआईसी बोल लो आप सिंपली, जेएमआईसी के पास जाते थे। अब क्या होता है जोन सा है, पहले ये बात थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होती थी, बट ये बात अब लॉ ने स्पेसिफिकली 173 सबसेक्शन 4 में एक हरारकी की तरह डेवलप कर दी। जेएमआईसी की अथॉरिटी लॉ ने एक्सेप्ट कर दी इधर, जोन सा है। ठीक है ना, ये अगर अब पर्सन एसएचओ के पास जाएगा, एसपी के पास जाएगा, फिर जेएमआईसी के पास जाएगा, और उसकी यही बात आप देखोगे उन्होंने कनेक्ट कर दी। आप अब खोलो 175 सबसेक्शन 3, 175 सबसेक्शन 3, 175 सबसेक्शन 3, क्योंकि जो 156 सबसेक्शन 3 था वो हो गया 175 सबसेक्शन 3। देखो, एनी मैजिस्ट्रेट, पढ़ो, Any magistrate empowered under section 210 may, after considering the applications supported by an affidavit made under subsection 4 of section 173, and after making such inquiry as he thinks necessary and submission made in this regard by the police officer, order search and investigation as above mentioned. देखो ये बात पहले भी लिखी हुई थी ना जोन सा है, बट अब इन्होंने थोड़े थोड़े कुछ चेंजेस के साथ यहीं पे ये बात लिख दी है 173 को। अब हम जब कहते हैं ना मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन या एफआईआर डायरेक्ट करता है, तो हम अब ये नहीं कहेंगे जैसे हम कहते थे 156 क्लोज 3 में करता है, जो है अब हम कहेंगे 173 सबसेक्शन 4 रेड विद सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 में। ठीक है ना, क्योंकि दोनों जगह पे अब उसका मेंशन कर दिया उन्होंने। दूसरी बात इन्होंने क्या ऐड करी है, आप उसको हाईलाइट कर लो अपने, आफ्टर कंसीडरिंग, मतलब आफ्टर अप्लाइंग हिज जुडिशियल माइंड, आफ्टर अप्लाइंग हिज जुडिशियल माइंड जो है, सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, मतलब देयर शुड बी एन एफिडेविट जो है, एफिडेविट मेड अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 4। ठीक है, प्लस इंक्वायरी, दो चीज है, आफ्टर कंसीडरिंग जो सा है एप्लीकेशन जो कि एफिडेविट के द्वारा सपोर्ट होगी, प्लस इंक्वायरी, ये दोनों चीजें अब मैंडेटरी है मैजिस्ट्रेट के लिए, यू ऑलवेज टेक इट। ठीक है, एज ही थिंक नेसेसरी एंड सबमिशन मेड इन दिस रिगार्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, मतलब उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, व्हाई डिड यू नॉट इन्वेस्टिगेट, वो उनसे भी पूछेगा ना वाई, मतलब दोनों साइड के पक्ष को सुनेंगे, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करनी है या नहीं करनी, जोन से। ठीक है ना, दो तीन चीजें यहाँ पर देखो, ये कीवर्ड्स है ना, जब आप मेंस में आंसर लिखोगे ना, ये कीवर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे, आपको पूरा नहीं याद करना, आपको क्या करना है, आफ्टर कंसीडरिंग के बाद एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट, उसके बाद जोन सा इंक्वायरी,
कीवर्ड है जो से। उसके बाद सबमिशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ये तीन चीज ध्यान रखनी है आपके पास। ब्रॉड तो आपको पता ही है ना, 175 क्लोज 3 में क्या होता है, मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के बाद ही होती है। उन्होंने एफआईआर के लिए 173 सबसेक्शन 4 में प्रोवाइड कर दिया, और 175 है जो उनसा एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन भी डायरेक्ट कर सकता है। तो दिस इज द, पर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करने से पहले क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे, एफिडेविट, एप्लीकेशन अकम्पनाइड बाय एफिडेविट, प्लस सबमिशन, प्लस इंक्वायरी, ये तीनों चीजें होंगी जो है, ठीक है ना। दीज थिंग्स हैव टू बी सेटिस्फाइड, ठीक है। अब इस पे ना केस है एक्चुअल में, आई विल गिव यू केस ऑल्सो, जहां पे पहले ही एफिडेविट जो इन्होंने इस इंट्रोड्यूस किया ना, एक्चुअल में दिस वाज आल्सो प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो है, देयर इज अ केस लॉ इस पे। तो उन्होंने दे हैव स्पेसिफिकली सेड इट। अब क्या हुआ देखो, देयर इज वन थिंग नाउ। अब ये क्या हुआ, ये हायरार्की डेवलप होगी जो कि पहले एक्सप्रेसली मेंशन नहीं थी। अब देखो, अब अगर जीएमआईसी भी ना कुछ करे तो क्या करेंगे, तो फिर आप जाओगे कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में। कैसे, थ्रू रिवीजन, ठीक है ना, थ्रू रिवीजन। और आप इनहेरेंट पावर में भी जा सकते हो हाई कोर्ट की, और आप रिट में भी जा सकते हो, रिट जुरिस्डिक्शन में, ठीक है ना जो होता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सीक्वेंस दैट दे हैव डेवलप्ड जो होता है, ठीक है। रिवीजन में क्यों जाएंगे अब मैं उसका भी बताऊंगा, उस पे पीछे एक कॉन्सेप्ट है इंटरलोकेटरी ऑर्डर का। इंटरलोकेटरी ऑर्डर का जो होता है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या होता है, एक इंटरम ऑर्डर होता है, एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं जो होता है। इंटरलोकेटरी ऑर्डर होता है द ऑर्डर विच इज ओनली इन प्रोसीजरल नेचर, विच डू नॉट इम्पैक्ट अपॉन द मेरिट्स ऑफ द केस, ठीक है ना। तो दैट इज अ काइंड ऑफ इंटरलोकेटरी ऑर्डर, वी विल डिस्कस, डोंट वरी जोन सा है। बट पहले आपको ये चीज क्लियर है, अब ये बात क्लियर होगी ना, देयर इज नो नीड टू गेट इनटू ज्यादा डेप्थ में जोन सा है, कि एसपी के पास जाएंगे। अब उन्होंने बाय पोस्ट और इन राइटिंग क्यों लिखा है, क्योंकि इन राइटिंग बाय पोस्ट होगा तो कल को मैजिस्ट्रेट के पास भी आप जाओ तो उनको शो कर सको, देखो हम एसपी के पास भी गए थे, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। जब एसपी के पास जाओगे तो एसपी क्या करेगा जोन सा, या तो इन्वेस्टिगेट हिमसेल्फ करेगा, एसपी क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट हिमसेल्फ जोन सा है, हिमसेल्फ, ठीक है, और डायरेक्ट सबॉर्डिनेट ऑफिसर। आप अपनी कॉपी में भी ये चीजें ना ऐसे, मतलब आपको याद करने भी रहेगा, सबॉर्डिनेट ऑफिसर, ठीक है, उनको सबॉर्डिनेट को भी डायरेक्ट कर सकता है अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर ना ही तो वो इन्वेस्टिगेशन खुद डायरेक्ट करता है, ना ही सबॉर्डिनेट ऑफिसर को डायरेक्ट करता है, ना ही तो खुद करता है, ना ही फिर आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे, ठीक है जोन से। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास कैसे जाओगे, वो हमको बताता है 156 क्लोज जो 175 है, कि आप यू हैव टू मेंशन एफिडेविट भी देना पड़ेगा जब आप उधर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन लगाओगे ना, प्लस एफिडेविट लगाओगे। फिर उसके बाद वो पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास आप गए, उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को 3 काम करने हैं। क्या क्या 3 काम करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे एप्लीकेशन कंसीडर क्या करेगा, एप्लीकेशन आपकी। सेकंड, इंक्वायरी, सबमिशन ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना। ये 3 इंग्रेडिएंट है जो सा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई करेगा, सबमिशन ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। अब यहाँ पे मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, पहले तो उसकी एप्लीकेशन को रीड करेगा ध्यान से कि क्या कंटेंट है, वेदर इट डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है जो सा है। इसी को ही हम बोल देते हैं इंक्वायरी करेगा, कि वो जब कंसीडर करेगा इस चीज को। उसके बाद पुलिस ऑफिसर है जो सा, उससे जो जुरिस्डिक्शन पुलिस स्टेशन होगा, पुलिस ऑफिसर होगा, उससे एक्शन टेकन रिपोर्ट कॉल करेगा, ठीक है ना, एक्शन टेकन रिपोर्ट, कि अगर उसको लगा कि इंफॉर्मेशन कोग्निजेबल ऑफेंस है, इसको बोलते हैं हम एक्शन टेकन रिपोर्ट, ठीक है ना। पुलिस ऑफिसर से जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल सीक, ठीक है ना, जेएमआईसी विल सीक द
पुलिस ऑफिसर से एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है कि आपने क्या एक्शन लिया है, जो ये इंफॉर्मेशन पे इस पे आपने कोई एक्शन ली है। पुलिस ऑफिसर विल अपीयर विद द फाइल एग्जैक्टली कि व्हाई वी हैव नॉट टेकन द एक्शन और व्हाई वी हैव नॉट रजिस्टर्ड द एफ। ठीक है ना। पुलिस ऑफिसर अपीयर होगा, अपीयर विद फाइल, फाइल ऑफ द केस जो भी, क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ तो करा ही होगा ना कि इस पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं हम या कुछ भी ऐसा जो होता है। ठीक है। विद फाइल ऑफ द, विद फाइल जो भी फाइल जिसपे जहां पे भी उन्होंने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की होगी, बेसिकली डेली डायरी रिपोर्ट ही होती है अभी। जो से अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं किया तो एफआईआर रजिस्टर तो होगी नहीं, केस भी नहीं हुआ तो उधर भी तो डीडीआर में ही होगी ये जो सा है। ठीक है। तो फिर उनकी इंक्वायरी करने के बाद, उनकी सबमिशन को कंसिडर करने के बाद, पुलिस ऑफिस अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगेगा कि इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करनी है तो वो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर देंगे। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर देंगे तो ही फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस ऑफिसर जो उनसे लॉज द एफआईआर और फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है ना। इस पे मोहम्मद यूसुफ वाला केस भी है, वो आई विल गिव यू डिक्टेशन ऑल्सो। ठीक है ना। आई विल गिव यू डिक्टेशन ऑल्सो ऑन दैट पर्टिकुलर कि अगर वो एफआईआर के लिए करते हैं तो दिस विल बी द प्रोसीजर दैट विल बी फॉलो। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से, कोई डाउट नहीं है किसी को। No, sir. No, sir. पंकज जी आपको भी ना। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। चलो, दिस इज द प्रोसीजर दैट विल बी फॉलो। अब ना ये सब सेक्शन 4 भी है इसमें, आप देखोगे 175 का सब सेक्शन 4 है, वो पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग है। वो नया ऐड किया गया एक्चुअल में ना। क्या होता था कि पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन बाहर कर देता था ना, इन्वेस्टिगेशन पे बाहर नहीं थी। आप देखोगे कोग्निजेंस पे तो बाहर होती है कि कोर्ट विल नॉट टेक कोग्निजेंस। आप देखोगे ना सर 195 का जो पहले सर, एक सीआरपीसी। चीज पूछनी थी। बोलो। सर जैसे हम अगर हम प्रैक्टिकल और से देखें, मतलब जब हम उन कोई एफआईआर नहीं लॉन्च करता हमारी, हाँ हाँ या फिर रिफ्यूज कर देते हैं हमारी एफआईआर, तो फिर हाँ हाँ। पहले हम मतलब एसपी के पास जाते हैं, हम्म। मतलब बाय पोस्ट और बाय राइटिंग। तो फिर सर हाँ मतलब बाय प्रैक्टिकल सर वो भी मतलब इतना इतना टाइम लगा देते हैं कई बार, मतलब महीनों बैठे रहते हैं सर, 1 साल भी हो जाता है कई बार। हाँ तो देन वही बात है ना, देयर नो, सर ही डज नो उसका आप। उसका कोई अगर वो हाँ या ना में कोई जवाब ही नहीं देते तो फिर हम कंप्लेंट लेके भी आते, तो वह कंप्लेंट में भी सर वही दिक्कत आती है उसमें भी। तो इसका कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं बनाना चाहिए कि कोई टाइमलाइन होनी चाहिए, भाई हाँ इतने टाइम में ये चीज होनी चाहिए। देखो जो वही बात आ जाए ना, सब्सटेंटिव लॉ है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोसीजरल लॉ। हमने पहले दिन भी बात करी थी कि सब्सटेंटिव लॉ कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक आप प्रोसीजरल लेप्सेस को दूर नहीं करोगे ना, तब तक सब्सटेंटिव लॉ की इम्प्लीमेंटेशन मतलब प्रॉपर नहीं हो पाती। जो आप बात कर रहे हो, आप प्रोसीजरल एस्पेक्ट की बात कर रहे हो, एग्जैक्ट प्रोसीजरल एस्पेक्ट की। ठीक है ना। कि वी गो टू द पुलिस स्टेशन, दे डोंट रिस्पोंड, देन आफ्टर वी गो टू द एसपी, he also do not respond, does not respond, then we go to the magistrate। तो वहां पे भी रिस्पॉन्स नहीं होता हमारा। देखो नहीं सर, जैसे अभी इन्होंने सेक्शन तो बना दिया कि हम एसपी के पास जाएंगे, भाई हम्म, हम एसपी के पास चले जाएंगे नो डाउटली, उसके बाद सर वो कितने टाइम में एक्शन लेगा, वो उसका भी प्रोसीजर होना चाहिए ना कि नहीं मैं इतने टाइम में। वो होना चाहिए, वो दैट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड कि एसपी को इतने टाइम में ही हैज टू रिस्पोंड, अदरवाइज इट विल बी डीम्ड, अदरवाइज इट विल बी डीम्ड दैट ही हैज नोट डायरेक्टर द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना। इस तरह क्या उनका एडवर्स इन्फ्लुएंस होना चाहिए। और जहां पे टाइमलाइन मेंशन नहीं होती ना, वहां पे टाइमलाइन होती है रीजनेबल पीरियड। जहां पे टाइमलाइन मेंशन नहीं होती ना, वहां पे रीजनेबल पीरियड, एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ कह सकते हैं हम जो होता है कि अगर रिजनेबल पीरियड क्या होगा, दैट विल बी डिपेंड अपॉन टाइम टू फैक्ट। फॉर एग्जांपल अगर थेफ्ट क्या है तो हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी, या फॉर एग्जांपल अगर अगर मर्डर क्या है, जो सा है रेप क्या है, अगर इस तरह के मैटर में अगर एसपी कोई एक्शन नहीं लेता तो हम उनसे 15 दिन तक वेट नहीं करेंगे एसपी की कि एसपी वेट हाँ जी। एसपी डायरेक्ट करेगा जो उनसे है। तो दैट रिक्वायर्स अ प्रॉम्प्ट एक्शन।
ठीक है ना। उस सिचुएशन में आप जाओगे, डायरेक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लगाओगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो उनसे अगर नहीं लेता तो अंडरस्टूड है आपके पास इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट की कहीं नहीं गई। अगर इनहेरेंट पावर में भी चलो उसकी डिस्क्रिशन है, तो सबसे बेस्ट है रिट ज्यूरिसडिक्शन, सबसे बेस्ट है रिट ज्यूरिसडिक्शन। मैंडेमस की रिट सर जो कहते हैं। मैंडेमस की अगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट जानी है तो चिच्योरी, अगर वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के अगेंस्ट जा रही है तो मैंडेमस जोन पे है। हाँ जी। ठीक है ना, जोन से है। तो अगर आप जैसे एसपी ने नहीं लिया तो आप यू विल गो टू द डायरेक्ट। अगर इस तरह का ग्रेव ग्रेव ऑफेंस हुआ है वो तो आपके अगले दिन लिस्ट हो जाएगी जोन से है। ठीक है ना, मतलब उसमें तो अर्ली एप्लीकेशन भी लग जाएगी। तो फिर वो तो फिर एक बेस्ट तरीका यही है फिर आपका, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व होता है ना, आपके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट होता है तो दैट वायलेट्स योर डिग्निटी, दैट वायलेट्स योर इक्वालिटी जोन से है। ठीक है ना, तो फिर आप डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का रिकोर्स करोगे जोन से, फिर ये सारे लॉज सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएंगे जोन से है। ठीक है ना, और सब्जेक्ट टू द जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गए तो और हाई कोर्ट की पावर भी वाइड हो जाएगी, और जब हाई कोर्ट की पावर वाइड होगी तो फिर वो इन लॉ से ऊपर उठ के सबको एक जगह पे सबसे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांग लेगा जोन से, एसएचओ से भी, एसपी से भी, एवरीवेयर, और डायरेक्ट भी कर देगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर ऑफेंस के लिए हाई कोर्ट में जाए जाओ जोन से। ठीक है, तो उन पर्सपेक्टिव से तो हमारे पास रेमेडी है। अभी तो हमने सिर्फ जेएमआईसी तक ही पढ़ा है, उसके बाद अभी मैंने आपको बताया तो है, ये देखो ना जोन सा है, अभी अभी हाँ आपको जी। मैंने इसमें लिखवाया है। तो मैंने यही यही तो सिचुएशन डील करनी है इसमें जोन सा है। मैंने रिट का लिखा है, देखो ये जोन सा है, ये है फंडामेंटल राइट वॉयलेट होने पे, जब आपको वो ऑफेंस डायरेक्ट आपके फंडामेंटल राइट पे जोन सा है वॉयलेशन कर रहा है। जैसे अब बिल्किस बानो वाला केस नहीं था, पता नहीं उसमें उन्होंने, वो तो चलो एक अलग था, एफआईआर रिगार्डिंग नहीं था, उन्होंने तो दिस आर द ऑर्डर रेट में आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, इट इम्पैक्ट्स अपॉन योर फंडामेंटल राइट ना। तो जोन से तो वो तो है ही आपके पास, पर वो आप यूजुअली नहीं रिकोर्स करोगे कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बाद डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा रहे हो, एसपी के बाद डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा रहे हो, बार कुछ नहीं है जोन सा है। बट आप अदर रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है, पहले उधर जाओ लीगल रेमेडीज में जोन से है। ठीक है, इनहेरेंट पावर में जा सकते हो, क्योंकि इनहेरेंट पावर स्पेसिफिकली मेंट फॉर, वहां पे 3 पर्पस लिखे हुए ना इनहेरेंट पावर के जो है, टू गिव इफेक्ट टू एन ऑर्डर अंडर दिस कोड जो है। अगर कोई पर्सन एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, तो आप वो कोड की पालना नहीं कर रहा, कोड को फॉलो नहीं कर रहा, कोड को या बीएनएसएस को जो है, तो आप इनहेरेंट पावर में जाओगे। नहीं तो रिवीजन में तो आप जा ही सकते हो, अगर प्रोसीजरल लेप्स है रिवीजन में आप जनरली जाते हो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के लिए। ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो दिस इज द जो आपका कंसर्न है, दैट इज वेरी करेक्ट। बट हर पर्सन डायरेक्टली अब रिट के थ्रू नहीं जाता जो है, पहले हमने नॉर्मल रेमेडीज रखी हुई है। अगर इस तरह की सिचुएशन है, यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट, जहां तक कि डायरेक्ट थ्रू रिट जो है वो उसका कोई इशू नहीं है। नाउ कम्स टू, लेट मी टेल यू, जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाला भी क्लियर हो ही गया ना आप सबको। अब यस नाउ कम्स टू नेक्स्ट, एक मिनट। सर, मैं क्लास लीव कर दूं मैं, क्योंकि मेरा टाइम हो गया था सर। लीव आपका 7:30 है ना, यू कैन हाँ लीव। जी, हाँ जी। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू आई सर। विल गिव यू रिकॉर्डिंग। वैसे तो ओके सर। वी आर डिस्कसिंग ओनली टुडे। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, ओके जी, बाय, गुड लक। नाउ आप देखो, अब उसके बाद अब वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को तो छोड़ ही गए, चलो कोई सर, बात। हाँ बोलो। अभी आपने जो एसएचओ एसपी जेएमआईसी रिवीजन और उसके बाद क्या लिखा था? हाँ ये देखो, रिवीजन इनहेरेंट पावर। ठीक है। ठीक है, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट 482 में होती है। 528। हाँ 528 बीएनएस का है, और जो सा 482 अपना सीआरपीसी का। ठीक है जी, ये। ओके। उसके बाद रिट तो आपको पता ही है 226 में, हाँ जी। एसएलपी भी आपको पता ही है, एसएलपी नहीं सॉरी, रिट दूसरी 32 में थर्टी सुप्रीम टू कोर्ट। हाँ जी, आर्टिकल। ठीक है ना। हाँ, तो दिस इज द रिट जुरिडिक्शन में आप जा सकते हो, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व होता है। पर बेसिक हमारी रेमेडी ना यही है, 3, 1 2, उसके बाद रिवीजन में जाते हैं, ये इनहेरेंट पावर में भी चले जाते हैं। और यहाँ पे क्या है कि देखो, जो रिवीजन है ना, रिवीजन कोर्ट ऑफ सेशन में भी लग सकती है और हाई कोर्ट में भी लग सकती है। ठीक है ना, रिवीजन है जो सा, वो कोर्ट ऑफ सेशन में भी लग सकती है और हाई कोर्ट में भी लग सकती है। परंतु जो इनहेरेंट पावर में जाते हैं वो सिर्फ जाते हैं हाई कोर्ट में जो सा है। कारण क्या है, अब देखो, अगर आप रिवीजन में हाई कोर्ट में जाए ना जो सा है, एक्चुअल में ना ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, मैं आपको बताता हूँ।
हर कुछ स्टेट्स के अपने प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं कि इनहेरेंट पावर में ही आप जाओ, रिवीजन में मत जाओ। जो है कि अगर आपकी 156 क्लोज 3 की एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट रिजेक्ट कर देता है, कोई कई जगहों पे रूल ये फॉलो होते हैं, कई हाई कोर्ट्स में, जहां पे आप कहते हो कि आप इनहेरेंट पावर में जाओ, रिवीजन में मत जाओ। कई जगहों पे कहते हैं आप रिवीजन में जाओ, जो है पहले इनहेरेंट पावर में डायरेक्ट मत जाओ, जो है उसका रीजन अपना अपना है। बट अपने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ना, मतलब दे यूजली अलाउ रिवीजन, ओके सर। यूजली अलाउ रिवीजन, जोन से है। ठीक है ना। तो इस पे केस भी है जहाँ पे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ही जजमेंट है हमारे पास, जिसमें उन्होंने दे हैव अलाउड द रिवीजन ऑल्सो। रिवीजन क्या होती है, उसके लिए हम 397 जो अपना सीआरपीसी का है, ठीक है। और वो मैं आपको बता ऊपर से बता दूं, अभी डिटेल में तो जब हम उस पे जाएंगे उस कंसेप्ट पे। अब मैं चाहे करवा ही दूं, थोड़ा थोड़ा बता ही दूंगा आपको रिवीजन के बारे में। तो पहले यू जस्ट राइट इट, जो है मोस्ट ऑफ द पीपल ना, उनको इतना ही पता होता है स्टूडेंट, ये एसएचओ फिर एसपी फिर जेएमआईसी। रिवीजन के बारे में पीपल आर नॉट अवेयर, क्योंकि एक्चुअल में रिवीजन में क्या होता है कि रिवीजन इंटरलोकेटरी ऑर्डर पे नहीं लगती। तो अब उनको ये नहीं पता होता कि इंटरलोकेटरी और इंटरम ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता है किसी को इंटरलोकेटरी और इंटरम ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, या दोनों सेम होते हैं? अनिकेत जी, Yes, sir. पता है इंटरलोकेटरी और इंटरम ऑर्डर में क्या फर्क होता है? No, sir. सर शीतल जी, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स 24 to 26 और 38 to 40 है, मतलब नॉट डिसाइडेड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। ठीक है। एग्जाम्पल? सर लाइक हमने दोनों पार्टीज को सुन के नहीं डिसीजन लिया था। अच्छा, ये चीज इंटरलोकेटरी ऑर्डर में करवाई हुई है शायद आपकी क्लास में, है ना? मैंने तो सर आपकी 3 क्लासेस लगाई हैं करवाई है उस क्लास में, 3 क्लास में से? नहीं सर। अच्छा, मेरे को लगता है मैंने करवाया है जैसे, क्योंकि जब आपने जो शब्द बोला ना मैरिट्स वाला, वो मैं काफी बार बोलता हूँ जैसे, जैसे दैट्स वाई। बट आपने बहुत जगह पे सही आंसर दिया है। बट आपका एक चीज जो हम बोलते हैं ना, मैरिट दैट इज सब्सटेंटिव राइट, जो है ना। चलो हम इस पे 2 मिनट बात ही करते हैं अब, क्योंकि नाउ वी आर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं थर्ड रेमेडी की ना, रिवीजन की, जो है। देखो रिवीजन कहाँ लगती है, रिवीजन रिवीजन कहाँ लगती है? सबसे पहले, फर्स्ट, वेयर अपील डज नॉट लाई, ठीक है। अपील डज नॉट लाई, लाई। सेकंड, सेकंड नहीं, मैं प्लस कहूंगा, टेक इट एज अ प्लस, क्योंकि ऑल द कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड, ठीक है ना। जो है रिवीजन कहाँ लगती है? प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, प्लस अपील डज नॉट लाई, देयर इज अ प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, जहां पे मेरिट्स ऑफ द केस अफेक्टेड, या फिर हम कह सकते हैं सब्सटेंटिव राइट, सब्सटेंटिव राइट है जो सा पार्टी का, वो वायलेट हुआ है। सब्सटेंटिव राइट वायलेट, वायलेटेड या इफेक्टेड बोल सकते हो आप, ठीक है ना। ये होता है। देखो क्या होता है कि जनरल रूल क्या है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप अपील में जाओ, सबसे पहले आती है अपील। आप सीआरपीसी पढ़ोगे, दैट इज सेक्शन 372, 372 था ना सीआरपीसी का, अब कौन सा हो गया ये? आई थिंक 372 की जगह पे क्या हो गया, देखना एक मिनट, जो पहले 372 था, पता है? अपील वाला सेक्शन, अपील कहां से शुरू होता है? 413, 413. ठीक है जी। अब देखो आप क्या लिखो, क्या लिखा हुआ है इन्होंने, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट। दो चीजें लिखी है देखो, जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट
एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस संहिता और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है ना, ये बात क्लियर है ना। वो कहते हैं कि ना ही अपील कहीं वहां पे कहीं नहीं लगेगी जहां पे एक्सेप्ट एज अदर, एक मिनट, दो, लेट मी जस्ट रीड। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता, ठीक है ना। ये बात लिखी हुई है ना उन्होंने, इस वर्ड को आप अंडरलाइन भी कर सकते हो अगर चाहो तो, अपने उस सेक्शन पे 413। 413 खोल लिए शीतल जी? यस सर। हाँ 413, उस पे देखो लिखा हुआ ना, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता, जोर से। वो अदर लो पे तो बात करी हुई है। इसका मतलब है अगर इस संहिता में कहीं पे अपील के बारे में बात नहीं करी तो आप उस ऑर्डर या जजमेंट के अगेंस्ट अपील में नहीं जा सकते, उसके अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते। अब उसके बाद क्या आता है, इसका मतलब है अपील वहीं पे ही लगेगी जहां पे ये बात स्पेसिफिकली मेंशन है, जहां पे ये प्रोवाइडेड है। जिस सिचुएशन की अपील इस सेक्शन में या इस कोड में का नहीं प्रोवाइड, हम उसकी अपील में नहीं जा सकते उस मैटर के अगेंस्ट। अब जहां पे अपील नहीं लगेगी तो फिर वहां पे क्या लगेगी? अगर कोई ऐसा जुडिशियल ऑर्डर आया है और उसकी हमको रेमेडी के रूप में, जैसे मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया है 156 क्लोज 3 का, या मजिस्ट्रेट को हमने कंप्लेंट फाइल करी थी सिंपल, मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया है, इस सिचुएशन में हम उसके अगेंस्ट हमारे पास रेमेडी क्या है? क्योंकि उनके अगेंस्ट अपील की रेमेडी तो प्रोवाइडेड नहीं है संहिता में, जो उनसा है। अपील की रेमेडी तो सिर्फ इसी सेक्शन में या इसी चैप्टर में प्रोवाइडेड है ना, अपील वाले में, उसके अलावा तो अपील प्रोवाइडेड ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अपील की रेमेडी तो प्रोवाइड ही नहीं है, उसके उसके लिए हम जाते हैं रिवीजन में, जहां पे अपील नहीं लगती रिवीजन लगती है, जो सा है रिवीजन लगती है, ठीक है। वहां पे सेकंड रेमेडी होती है हमारे पास, रिवीजन। पर रिवीजन कहता है, आप 397 देखोगे जो कि अब सेक्शन बन गया अपना 397, अब अपना हो गया, एक मिनट, 397, हाँ 438, 438 खोल लो एक बार, 438, 438 में सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 पढ़ो। खोल लिया निकेत जी, शीतल जी आपने भी? यस सर, हाँ जी। 438 सबसेक्शन 2 पढ़ो। The powers of revision conferred by subsection 1 shall not be exercised in relation to any interlocutory order passed in any appeal, inquiry, trial or other proceeding. हाँ देखो, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं कि द पावर ऑफ रिवीजन शैल नॉट बी, अब क्या है कि हमने अपील का सब्स्टिट्यूट क्या निकाला? रिवीजन। अपील का सब्स्टिट्यूट क्या निकाला? रिवीजन। पर रिवीजन में भी दो तरह के ऑर्डर होते हैं, एक होते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर, दूसरा है नॉन इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ठीक है ना। जब तक इस चीज पे हमको क्लैरिटी नहीं होगी कि कौन सा ऑर्डर इंटरलोकेटरी है और कौन सा नॉन इंटरलोकेटरी है, ठीक है ना, तब तक हम ये भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि इसके अगेंस्ट रिवीजन जाएगी या नहीं जाएगी, तब तक हम ये बात भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे। अब हमको ये तो पता चल गया इसकी अपील नहीं लगती, चलो रिवीजन लगा देते हैं, बहुत सारे हम देखते हैं जो उनसे है, तो वो क्या करते हैं बाद में रिवीजन डिसमिस हो जाती है उनको, क्योंकि एक्चुअल में रिवीजन क्यों डिसमिस हो जाती है? क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि हमने जिसकी हम रिवीजन लगा रहे हैं वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। अब मेरा जैसे एक फ्रेंड था, उन्होंने कहा एनआई का मैटर आया, जज ने ऐसे ही उड़ा दिया, जो सा है एनआई का मैटर था, तो उन्होंने, मैंने कहा क्या, मैं ही वाज जस्ट कंसल्टिंग विद मी, जो सा है, तो कहते उन्होंने कुछ भी नहीं डील किया उससे मैटर से। मैंने क्यों नहीं किया कुछ भी? कहते कहते दिस वाज एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर, जो सा है। तो फिर मेरे को उस पे, उसको भी एक्चुअल में पता नहीं था, कहते फिर मैं ऐसा की करिए, मैं क्या इसके अगेंस्ट आप यू कैन जोन सा, यू कैन दिस इज यू गो टू द रिवीजन ना, जोन सा है, बिकॉज अगर आपके आपने मैटर लगाया है और दे हैव डिसमिस्ड विदाउट एनी रीजन, यू कैन गो इन रिवीजन। कहते इस देखिए में चाहिए था इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। इंटरलोकेटरी ऑर्डर कैसे हुआ? जोन सा इट इफेक्ट्स योर सब्सटेंटिव राइट, मतलब क्योंकि दे डोंट हैव क्लैरिटी, दे आर इन प्रैक्टिस फॉर 3 years बट दे डोंट हैव क्लैरिटी येट, जोन सा है कि द ऑर्डर पास बाय द कोर्ट इज इंटरलोकेटरी नेचर, जोन सा है, सॉरी नॉट इन नॉट इंटरलोकेटरी नेचर, जोन सा है, क्योंकि दे वर थिंकिंग इट इंटरलोकेटरी ऑर्डर। इंटरलोकेटरी में देखो बेसिकली क्या है कि उन्होंने भी यहाँ पे इंटरलोकेटरी ऑर्डर को डिसाइड कहीं नहीं किया, हमको समझना है। अब आपको जैसे मैंने सब्सटेंटिव राइट के की एसेंशियल दिए थे ना, व्हाट इज सब्सटेंटिव फॉर्म ऑफ एविडेंस,
और व्हाट इज प्रोसीजरल फॉर्म ऑफ एविडेंस। अब ये हाउ आई डिड्यूस इट फ्रॉम वेरियस जजमेंट, दैट इज हाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डिक्टेट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरलोकेटरी ऑर्डर आल्सो, जो है राइट हियर। आपको मैं लिखवा देता हूँ। सर मतलब जो आपने ये एग्जांपल दी है उसमें जो ऑर्डर दिया था जज ने वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं था। वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं था ना, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं था वो, क्यों से मैं आपको अभी बताता हूँ इंटरलोकेटरी ऑर्डर की क्या क्या पहचान होती है। ये प्रोसीजरल नेचर का होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। आप ये इंग्रेडिएंट्स लिखो, प्रोसीजरल नेचर होता है, ठीक है। नो इम्पैक्ट ऑन सब्सटेंटिव राइट, और मेरिट्स ऑफ द केस। ठीक है ना। अब दीज आर द असेंशियल, इसको आप ध्यान रखना। और तीसरा, अगर तीसरा की जगह ना मैं ऐसे करना चाहूंगा, इसको आप सेकंड कर दो, इसको आप थर्ड कर दो, यहाँ पे आप फर्स्ट कर दो, इंटरम ऑर्डर। ठीक है ना। इंटरलोकेटरी वो ऑर्डर होते हैं जो इंटरम नेचर के होते हैं, प्रोसीजरल नेचर की होती है, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग पास किए होते हैं, और उनका कोई इंपैक्ट नहीं होता सब्सटेंटिव राइट पे और मेरिट होता केस पे, जो है। ठीक है ना। जो है अगर ये तीनों क्वालिटी अगर किसी ऑर्डर में है, तो दे आर कैन बी क्लासिफाइड एज अ इंटरलोकेटरी, दे कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरलोकेटरी ऑर्डर। Interlocutory. ठीक है, क्योंकि ये सब्सटेंटिव राइट पे इंपैक्ट नहीं डाल रहे, क्योंकि ये सब्सटेंटिव राइट पर इंपैक्ट नहीं डाल रही पार्टी, जो है। ठीक है ना, क्योंकि ये मेरिट्स पे इंपैक्ट नहीं डाल रहे। अगर एक और चीज शब्द लगाऊं मैं यहाँ पे, करेक्ट, डज नॉट इंपैक्ट अपॉन द डिसीजन ऑफ द केस। डिसीजन मतलब फाइनल डिसीजन, जिसको हम बोल सकते हैं फाइनल डिसीजन। ठीक है, जो है फाइनल डिसीजन ऑफ केस। फॉर एग्जाम्पल एक्विटल कन्विक्शन पे, या पनिशमेंट होनी है या नहीं होनी, जो सा उसको, ठीक है ना, जो सा है। तो दीज आर द इंटरलोकेट। अब इसके एग्जांपल्स भी दे देता हूं आपको एक और, जैसे, हो रहा है ना, क्लियर है शीतल जी? हाँ जी सर। हाँ ये देखो, अनिकेत जी ये देखो, एक मिनट, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, देखना ये कहीं आपको शो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो गया? या बड़ा करूँ थोड़ा सा? नहीं 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 सर। सर ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऐसे कर, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट, फोर्थ इंग्रेडिएंट, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे एडजोनमेंट का ऑर्डर है, सॉरी, एडजोनमेंट। अब क्या एडजोनमेंट मैटर की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या इससे सब्सटेंटिव राइट पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई सब्सटेंटिव राइट पे ऑर्डर फर्क पड़ना चाहिए? नहीं सर। नहीं पड़ना चाहिए ना। दिस इज इंटरलोकेटरी रूट, दिस इज इंटरलोकेटरी रूट। ठीक। इनके अगेंस्ट आप अपील में तो जा ही नहीं सकते, रिवीजन में भी नहीं जा सकते, क्योंकि इससे आप जुडिशियल टाइम वेस्ट करोगे रिवीजन में जाके। आप क्या कह रहे हो कि हाई कोर्ट में जाके कहोगे एडजोर्नमेंट नहीं देनी चाहिए थी उन्होंने, या हमको 15 दिन की नहीं 1 महीने की एडजोर्नमेंट मिलनी चाहिए थी? तो दीज आर नॉट रिविजेबल। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर ऑफ इम्पोजिंग कॉस्ट। पार्टी कोई प्रेजेंट नहीं हुई जिस दिन अपेयरेंस थी उनकी, कोर्ट ने कॉस्ट लगा दी, आप डिले कर रहे हो प्रोसीडिंग को, कोर्ट ने डिले करने के लिए प्रोसीडिंग्स पे कॉस्ट लगा दी है जो है पार्टी पे। तो, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या इससे सब्सटेंटिव राइट पे कोई फर्क पड़ेगा? ये तो आपके आने नहीं आने पे है, किसी भी पार्टी पे भी लग सकती है, जो है किसी भी पार्टी पर लग सकती है, जो है आपने कोर्ट का टाइम खराब करा इसलिए, जो है। तो क्या इससे सब्सटेंटिव राइट पे या मेरिट्स ऑफ द फाइनल डिसीजन पे या मेरिट्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो इस तरह का नो ऑर्डर सर। नहीं, कोई अपीलेबल नहीं है, कोई अपीलेबल तो है ही नहीं, पहली अपील तो खत्म ही, बात दूर की बात है, रिवीजन भी नहीं लगेगी। ठीक है ना, जो है। अब ऑर्डर ऑफ, वैसे तो अब कई जगहों पे कह रही है, इस पर डिस्कशन भी चल रही है, पर मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है
जो टेस्ट मैं अप्लाई करता हूँ, देखो मैं जो टेस्ट अप्लाई करता हूँ ना कई चीजों पे, मैं हमेशा लॉजिक के हिसाब से करता हूँ। नो डाउट कई लोग सिर्फ जजमेंट को पॉइंट व्यू से करते हैं, मैं हमेशा थोड़ा सा उसकी स्पिरिट पे जाके करता हूँ। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस सिचुएशन में चाहे होता है या नहीं होता, होना ये चाहिए जो होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम बेसिक प्रिंसिपल को पकड़ते हैं किसी भी चीज की। जब हम किसी का फाउंडेशन को पकड़ते हैं ना किसी भी चीज की, तो फिर हम उसके हिसाब से खुद ही जज बन जाते हैं कि ये चीज ऐसे, आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कहेगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो एसेंस पे जाएगा ही ना चीज की। अब ऑर्डर ऑफ बेल, कई जगहों पे इस पे डिस्कशन है कि बेल का ऑर्डर इंटरलोकेटरी है या नहीं। मैं कहता हूं इंटरलोकेटरी है, मैं कहता हूं इंटरलोकेटरी है। इस पे डिस्कशन चल रही है कई जगहों पे, जैसे मैं कहता हूं इंटरलोकेटरी। क्या पर्सन को, अक्यूज को बेल मिलनी चाहिए या बेल नहीं मिलनी चाहिए, जो मेरा टेस्ट है, क्या इससे मेरिट्स पे इफेक्ट पड़ेगा? फाइनल जजमेंट वो बात अलग है, वो भाग जाएगा। देखो अगर पर वैसे अगर देखा जाए, अगर उसको अक्यूज को बेल पे रिलीज करती है, क्या उसकी एक्विटल या कन्विक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा, या कोई फाइनल आउटकम पे फर्क No, पड़ेगा, sir. या कोई मेरिट्स पे फर्क पड़ेगा? नहीं। अगर हम मान के चले सारी चीजें सही चलती है, पर्सन बाहर है, उसको कल को कन्विक्शन हो जाती है, तो क्या हम कन्विक्शन, बेल का ऑर्डर है जो सा अगर देखो, वैसे तो ये भी उनका उनका एक्चुअल में ना सोचने का पर्सपेक्टिव क्या है, जहाँ पे डिस्कशन चल रही है अभी, कि बेल अगर हमने एक्यूज को बेल दे देते हैं तो वो प्रोसीडिंग को फ्रस्ट्रेट कर देगा, फाइनल आउटकम को डिफीट कर देगा, वो फ्ली कर जाएगा जो सा है, ठीक है ना। वैसे तो आउटकम पे फर्क पड़ रहा है, पर मेरा कहने का मतलब है, अगर उस पर्सपेक्टिव से ना सोचे, अगर हम उस पर्सपेक्टिव से ना सोचे, हम एक इंग्रेडिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें एग्जैक्टली कि बेल बाय इस तरफ क्या होता है। बेल कंडीशनल रिलीज ही तो होती है ना ड्यूरिंग ट्रायल या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इंक्वायरी जो है। तो कंडीशनल रिलीज कर दिया और वी आर टेकिंग द प्रिकॉशन, वी आर टेकिंग द ड्यू प्रिकॉशंस कि कंडीशन बॉन्ड, बेल बॉन्ड साइन करवा लिया, सब कुछ हो गया। तो अल्टीमेटली इससे जो हमारी जजमेंट आनी है, जो इक्विटल की, जो कन्विक्शन की, या जो उसको सेंटेंस होना है, क्या वो जजमेंट इक्विटल की, कन्विक्शन की या सेंटेंस है, वो हो नहीं हो पाएगा जो है, हो पाएगा ही ना। अब जैसे सिविल केसेस में लेते हैं, सिविल केसेस में हम लेते हैं, सिविल केस में आप देखोगे हम कहते हैं कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन, रिवीजन है जो सा मेंटेनेबल है। रिवीजन क्या है? हम कहते हैं कि कहीं वो डिक्री तो नहीं डिफीट कर देगा, डिक्री या ऑर्डर जो सा है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई गुड्स है पेरिशेबल नेचर की है, पेरिशेबल नेचर की कोई कुछ गुड्स है सपोज करो, ठीक है ना। अब ये पेरिशेबल नेचर की, इसने तो खराब हो ही जाना है, अब इसमें तो खराब हो ही जाना है जो है। अब इसको अगर हम सेल करेंगे तो आज इसकी मॉनेटरी वैल्यू सेव हो जाएगी, अगर हम इसको सेल कर देते हैं। और अगर हम इसको सेल नहीं करेंगे, जज ने क्या करा, इसको सेल करने का ऑर्डर दे दिया, इसको सेल कर दो, उसके बाद मनी कोर्ट में डिपॉजिट करवा ली, जो इसका प्रोसीड आया सेल करके उसको कोर्ट में डिपॉजिट करवा लिया, और दैट मनी इज सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कोर्ट, डिक्री ऑफ द कोर्ट। तो इससे क्या फर्क पड़ा? जो कोर्ट ने पेरिशेबल नेचर की जो गुड्स थी, जो आइटम थी खाने पीने की, उनको सेल करने का जो ऑर्डर दिया था, उससे क्या फाइनल आउटकम पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना। तो दैट इज द इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो है। अब कौन सा इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है, मैं आपको ये भी एग्जांपल देता हूं, देखो कोई स्टार विटनेस है, कोई स्टार विटनेस है, स्टार विटनेस का मतलब है, समझ रहे हो ना निकेत जी? यस सर। है मेरे को थोड़ा सा आपके फेस से लगा था जैसे कि सर मेरे को ना अपने डैडी को छोड़ने जाना है सर, मैं 5 मिनट में चले जाऊंगा सर, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। चलो कोई बात नहीं, फिर हम कल ही कर है ना? लेंगे, क्योंकि जो है ठीक है शीतल जी, कोई बात नहीं, आपको स्टार्ट। डाउट बताओ मेरे को, मैं 5 में ये बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ फटाफट जो है। देखो स्टार विटनेस है, स्टार विटनेस है जो सा, क्या विटनेस होता है स्टार विटनेस? स्टार विटनेस होता है जैसे कोई इंपॉर्टेंट विटनेस। इंपॉर्टेंट विटनेस। क्लियर है ना, पता है ना शीतल जी आपको स्टार विटनेस क्या होता है? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, स्टार विटनेस का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट विटनेस है। अब ये विटनेस का अगर एग्जामिनेशन हो गया तो ऐसा एविडेंस आ सकता है जो कि एक्विटल को कन्विक्शन में या कन्विक्शन को एक्विटल में कन्वर्ट करवा सकता है। तो उन्होंने 311 में एप्लीकेशन लगाई कि इस विटनेस को एग्जामिन कर लो कोर्ट में। बंदे ने क्या करा, कोर्ट ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, वी विल नॉट अलाउ दिस एप्लीकेशन। कोर्ट विटनेस होते हैं ना, कोर्ट कहता है कोर्ट के बिहाफ पे बुला लो या प्रोसिक्यूशन के, उनको अलाउ नहीं करने दिया जोन सा है, या क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई प्रॉपर जोन सा है। इस तरह की सिचुएशन प्रोसीजरल लेप्स है।
जो कि अल्टीमेटली मेरिट पे इफेक्ट डाल सकती है, फाइनल आउटकम पे, डिसीजन पे इफेक्ट डाल सकती है, जो सा है, ठीक है ना। सब्सटेंटिव राइट पे, सिविल केसेस में सब्सटेंटिव राइट बोल देते हैं जो सा है, पर सब्सटेंटिव ऑफेंस है, जो लाइबिलिटी है, उस पे इफेक्ट डाल सकती है क्रिमिनल में, जो सा है। तो उस सिचुएशंस में आप, क्योंकि अपील तो लगेगी नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग है, इंटायर नेचर क्या है, जो सा है, प्रोसीजरल नेचर क्या है, बट इम्पैक्ट द सब्सटेंटिव राइट, जो सा है, ठीक है ना। उस सिचुएशन में उसकी क्या लगेगी, रिवीजन लग जाएगी। 156 156 क्लोज 3 में मजिस्ट्रेट को लगाई एप्लीकेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करो। जी पुलिस तो कर ही नहीं इन्वेस्टिगेशन, हमने एसएचओ को भी दिया जो सा है, और हमने एसपी को भी भेजी, ना तो एसएचओ सुन रहा है ना एसपी सुन रहा है, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या हुआ, पर्सन का सब्सटेंटिव राइट वायलेट होता है या नहीं होता? क्योंकि अगर मैटर की इन्वेस्टिगेशन ही स्टार्ट होगी तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस भी नहीं आएंगे, कलेक्शन ऑफ एविडेंस आएंगे होता है, तो ट्रायल कैसे चलेगा, चार्जशीट कैसे फाइल होगी, एक्विटल कन्विक्शन कैसे होगी? तो इसलिए रिवीजन अप्लाई होती है, ठीक है ना। अब आप कहोगे क्या मैं वो पर्सन प्राइवेट का, आप जाओ, मेरे को आपका ध्यान उधर है, मैं आई एम टाइम एंड अगेन नोटिसिंग जो है, ओके यू सर। कैन, आपको रिकॉर्डिंग आई विल गिव यू रिकॉर्डिंग, डोंट वरी हाँ जी जो सर। है। ओके हाँ सर, थैंक हाँ कोई बात नहीं, मैं आपके कारण थोड़ा फास्ट भी हो गया था। हाँ चलो, ठीक है शीतल जी, इतना समझ आ रहा है ना? हाँ जी सर, आ गया। ये देखो 156, अब यहाँ पे क्या है कि 156 क्लोज 3 की हमने रिवीजन क्यों लगाई है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट फाइनल आउटकम पे आ रहा है, इसका इम्पैक्ट फाइनल आउटकम पे आ रहा है। अदरवाइज फाइनल आउटकम पे यू विल फाइंड कि फाइनल आउटकम पे आता नहीं इम्पैक्ट, जो अगर नहीं आता, जैसे एडजॉर्नमेंट का मैंने बताया, बेल का बताया, कोस्ट का बताया, पेरिशेबल नेचर की गुड्स है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है, उसको सेल करने के लिए बोल दिया कि यू सेल इट जोन सा है, तो वो तो वैसे भी खराब हो ही जानी है ना जोन सा, अगर आप हाई कोर्ट से स्टे भी ले आओगे तो उसका बाद में मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ आप, ये हो सकता है उस जो मनी आई है उसको अभी डिस्ट्रीब्यूट मत करो, जो मनी आई है उसको सेल करने के, सेल करके उसको अपने पास रख लो, जब फाइनल आउटकम आएगा उस हिसाब से, डिक्री के हिसाब से कर दो जोन सा है। बट यहाँ पे हम क्या करें, सिर्फ गुड्स को सेल करें ताकि उसकी वैल्यू को प्रिजर्व कर सके, जोन सा है, जो उसकी वैल्यू है उसको प्रिजर्व कर सके, और फाइनल जो डिक्री या ऑर्डर होगा उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जोन सा है। तो इसी तरह ही अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने कंप्लेंट लगाई, किसी पर्सन ने मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट लगाई, ये छोड़ो, कोई कंप्लेंट फाइल की, मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट का कोग्निजेंस मिली, मजिस्ट्रेट कहता मैं नहीं कोग्निजेंस लेता, ठीक है, या मतलब उन्होंने कंप्लेंट डिसमिस कर दी। अब उस सिचुएशन में अगर कंप्लेंट ही नहीं लगेगी, मैटर स्टार्ट ही नहीं होगा, एविडेंस ही नहीं आएंगे, ट्रायल ही नहीं होगा, तो तो फिर फाइनल आउटकम जो आएगी, हाँ तो जी। रिवीजन अलाउड है फिर, जो सा है। तो ये एक टेस्ट है रिवीजन का, ये पहला टेस्ट है कि अपील नहीं लगनी चाहिए उसके अगेंस्ट, ठीक है, अपील नहीं जानी चाहिए, जो सा है। जब अपील नहीं जा रही है तो फिर हम कहेंगे रिवीजन में जा सकती हैं। रिवीजन में अब जैसे, अब मैं आपको बताता हूँ, सॉरी, ये देखो, अब जो इंटरम ऑर्डर होते हैं ना, जो इंटरम ऑर्डर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इंटरलोकेटरी, एक होता है नॉन इंटरलोकेटरी, ठीक है। इंटरम सभी है ये, इंटरम ये भी है, इंटरम ये भी इंटरम है, जो उनसे इंटरलोकेटरी के अगेंस्ट रिवीजन नहीं लगती, नॉन इंटरलोकेटरी है जो सा, इनकी रिवीजन लगती है। तो हम ये कहते हैं सभी इंटरम ऑर्डर रिवीजनेबल है, नहीं, गलत है जो सा है। और कईयों को इनमें डिफरेंस नहीं पता, इन दोनों को, इन दोनों में जो सा है, इंटरम और इंटरलोकेटरी में। इवन कि माई प्रोफेसर वाज आल्सो देयर, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे को, मैंने उनसे पूछा था, और क्योंकि मेरे को भी नहीं डाउट था, तो आई वाज जस्ट, मैं इस पे बहुत, मेरे को एक्साइटमेंट थी कि मेरे को एग्जैक्ट मिले इसके रिगार्डिंग ना, इसका क्लू मिले। तो आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ सर्च, आई कल्ड आउट दिस की जो सा है ये डिफरेंस है जो सा, क्योंकि ये जजमेंट्स में से, जजमेंट में भी एग्जैक्टली कईयों पे लिखा है सब्सटेंटिव राइट, पर समझने में फिर भी टाइम लगा मेरे को जो सा है, कि एग्जैक्ट मैं किसको क्लासिफाई करूं जो सा है, ठीक है। बुक में तो एग्जैक्ट लिखा ही नहीं जो सा है। तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर है जो सा, वो इसके अगेंस्ट रिवीजन नहीं होगी, इसके अगेंस्ट रिवीजन होगी। इट इज द इंटायरम ऑर्डर विच इज नॉट, विच इज ऑफ नॉन इंटरलोकेटरी नेचर, एंड रिवीजन इज मेंटेनेबल, ठीक है। अब हम कल करेंगे इसके रिगार्डिंग ही, तो आपको ये पता चल गया ना 156 क्लोज 3 की रिवीजन लगती है, और क्यों लगती है जो सा है। इस पे केस लॉज भी है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का भी है, और अदरवाइज भी है जो से। आई विल गिव यू दोस केस लॉज ऑल्सो, कल डिक्टेशन करेंगे, प्लस फिर हाई कोर्ट के साथ भी जो इनहेरेंट पावर है और अदर चीजें भी है, उस पर भी मैं आपको केस लॉज वगैरह भी दे दूंगा, 156 पे भी दे दूंगा, ठीक है। नाउ वी आर एंडिंग एक बार, क्योंकि फिर नया करेंगे तो फिर दे विल हैव टू लुक इन द रिकॉर्डिंग, ठीक है जी।
ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। का जो पहले वाला रह गया वो कैसे करोगे? सर वो मैं रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ अभी। कौन सी? नहीं, पहले वाला आपके पास कहाँ से है रिकॉर्डिंग? पंकज जी से ली थी? हाँ जी। अच्छा, तो सभी है, पंकज जी ने सभी दे दी? क्योंकि मेरे पास भी है, अगर आपको कोई नहीं नहीं। सर, सभी अभी है? सर सारी नहीं ली मैंने। नहीं सारी नहीं। नहीं? तो मैं आपको आपको भेज दूंगा सारी रिकॉर्डिंग, आप उनको देख लेना। ओ- अगर आपको लगे उनमें से कुछ नहीं आया तो आप फिर वी कैन हैव अ क्लास, ठीक है। पहले आप उनको देख लो वन बाय वन, कौन ओके कौन कितनी रिकॉर्डिंग है, कितनी देख ली? सर, आई हैवंट सीन येट, मतलब मुझे अभी रिकॉल करना। हाँ कोई बात नहीं, जस्ट मैं आपको भेज दूंगा, जब आप देख लेना उसमें से कौन सी रह गई है, देन यू टेल मी, ठीक है। ओके। तो फिर उसमें ओके सर। उसके स्पेशल लेक्चर लगा लेंगे हम, ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ ओके। आज का सर ये समझ में आ गया, मतलब अच्छा पढ़ाया। हाँ ठीक है जी, ओके जी, गुड लक। हाँ।